दोस्तों नमस्कार। मैं आनंद केवट एक बार फिर से आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। 1936 में एक ये पेमेंट से संबंधित जो इरेगुलरिटीज़ थी उनको मॉनिटर करने के लिए एक लाया गया था। तो इस एक्ट में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे क्या है इस एक्ट में। इसका ऑब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं कि कोई भी एक्ट जब लाया जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट होता है कि क्यों उसको लाया जा रहा है, क्यों उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो आज के मतलब इस जो एक्ट है इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट ये है कि जब भी दोस्तों कोई इस्टेब्लिशमेंट का, चाहे रेलवे हो या कोई भी इंडस्ट्रीज हो, और वहाँ पर जब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जब काम एक पर्टिकुलर फंक्शन या एक्टिविटी की जाती है तो वहाँ पर वेजेस की रेगुलरिटीज़ या इरेगुलरिटीज़ रहे तो उनके लिए उनको मॉनिटर करने के लिए एक्ट लाया जाता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉई को कोई तकलीफ ना हो, साथ ही साथ एम्प्लॉई को भी कुछ रूल्स वगैरह में इस तरह से बांध दिया जाता है कि वो भी प्रॉपर अपना काम करता है। तो इस एक्ट का लाने का उद्देश्य यही था कि जो पेमेंट है उसको प्रॉम्प्ट और रेगुलर बनाया जाए, किसी प्रकार की उसमें इरेगुलरिटी न हो, और ताकि समय पे उनको पेमेंट वगैरह मिलती रहे। और जो उसमें डिडक्शन किए जाते हैं उसमें कोई आर्बिट्रेरी डिडक्शन, मतलब ऐसा कोई विवादास्पद डिडक्शन नहीं हो जो कि एम्प्लॉई के फेवर में ना हो। तो ये किसी भी जो रेलवे चाहे उसमें वो डायरेक्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट के जो एम्प्लॉय हैं उन लोगों पर भी ये उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये जो एम्प्लॉय जिनका एक पे स्केल फिक्स कर दिया गया, जिनका पेमेंट 6,500 पर मंथ से रहेगा, उन लोगों पर ये अप्लाई करेगा जिनकी वेजेस तक है 6,500 तक। अब देखते हैं दोस्तों कि वेजेस क्या होता है। वेजेस रहेगा, वेजेस किसे बोला जाएगा। तो मतलब जब कोई एम्प्लॉई कहीं पर भी इस्टेब्लिशमेंट में काम करता है, अपना लेबर करता है, तो उस कंडीशन में उसको जो रिम्यूनरेशन दिए जाते हैं, मतलब जो भी एक मानदेय या दिया जाता है उसको बोला जाता है वेजेस। उसमें क्या होता है कि जो चाहे वो सैलरी के फॉर्म हो, चाहे अलाउंसेस या किसी अन्य प्रकार से जो दिया जाएगा रिम्यूनरेशन, उसको बोला जाएगा वेजेस। लेकिन इस वेजेस में दोस्तों क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, इसमें टीए जो दिया जाता है वो इंक्लूड नहीं होता है। और ये दूसरा, अगर उसको हाउसिंग एकोमोडेशन मिला है तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है। और साथ ही साथ अगर मान लो उसका पीएफ है और या ग्रेजुटी वगैरह जो टर्मिनेशन पे दी जाती है वो चीज़ को अपने वेजेस में इंक्लूड नहीं किया जाता, मतलब उसको वेजेस नहीं माना जाता है। अब दोस्तों वेजेस के लिए एक दिया गया है कि वेजेस कितने दिनों में मिलना चाहिए। तो अगर ये कुछ नियम नहीं रहते थे तो कोई 1.5 महीने में, कोई 2 महीने में इस टाइप से दिया जा सकता। तो उसके लिए फिक्स कर दिया है कि ये जो पीरियड रहेगा 1 महीने से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में ये पीरियड नहीं रहेगा, मतलब मंथली बेसिस पे आपको वेजेस देनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि इसमें मोड ऑफ पेमेंट वुड बी एज अंडर, कौन कौन से मोड से आप पेमेंट, मतलब किस तरह पेमेंट किया जाएगा। तो पेमेंट जो हमेशा किसी भी ना किसी वर्किंग डे में रहेगा, साथ ही साथ जो करेंसी इंडियन मतलब करेंट करेंसी है उसी के फॉर्म में रहेगा, मतलब रुपीज़ में रहेगा। किसी और प्रकार से पेमेंट नहीं रहेगा कि उसको किसी गुड्स के तौर पर दिया जाए या सर्विस के तौर पर दिया जाए, तो वो नहीं रहेगा। अब ऑल वेजेस शेल बी पेड, सभी जो वेजेस जो दिए पेड की जाएगी उसके लिए कंडीशन रखी गई है। तो कंडीशन ये है कि अगर आप किसी इस्टेब्लिशमेंट में या किसी फैक्ट्री में अगर 1,000 एम्प्लॉई हैं तो उस कंडीशन में दिया गया है कि दोस्तों 7 दिनों के अंदर उसको पेमेंट करनी रहेगी महीना होने के बाद में, मतलब। और अगर मान लो वहाँ पर 1,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो उस कंडीशन में उस पीरियड को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो प्रिपरेशन बनाने, सैलरी वगैरह बनाने में जो समय लगता है तो उसको 10 दिन कर दिया गया। लेकिन ये 10 दिन से ज़्यादा का पीरियड नहीं रहेगा, मैक्सिमम 10 डेज रहेगा। और ये जो अगर मान लो कोई एम्प्लॉई है जो कि टर्मिनेशन, मतलब जॉब को छोड़ के जाना चाहता है, या उसको एम्प्लॉयर जो है उसको टर्मिनेट करता है, तो उस कंडीशन में उसको 2 दिनों के भीतर, टर्मिनेशन के 2 दिनों के बाद में उसको जो है उसका जो भी ड्यू वगैरह है, जो भी उसका बैलेंस है, वो सारी चीज़ें उसको देनी पड़ेगी। तो ये है दोस्तों एम्प्लॉयर की तरफ से।
अब इसमें कुछ फाइन्स वगैरह बताएंगे। फाइन ऐसे फाइन बताएंगे कि अगर एम्प्लाई कुछ गलती करता है या कुछ नेग्लिजेंसी करता है तो उस कंडीशन में एम्प्लाई भी उतना ही लायबल रहे, उसको भी एक अकाउंटेबिलिटी देने के लिए फाइन्स कुछ डिसाइड किए गए हैं। तो फाइन्स की कंडीशन में क्या रहा गया है कि जो फाइन रहेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्ट, और अगर मान लो कोई इस एक्ट का उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में ये उसके ऊपर ये फाइन लगाए जाएंगे। और फाइन जब लगाए जाएंगे दोस्तों तो कोई भी फाइन ऐसा नहीं लगाया जाएगा कि जो एम्प्लॉयर को शो कॉज नोटिस दिए बिना ही उसके एम्प्लॉय के ऊपर फाइन लगा दिया जाए। तो उसको पहले उससे रीज़न मांगा जाएगा कि क्यों उसने ये एक्ट किया या क्यों उसने ये नेग्लिजेंसी की, उसके बाद में उसको फाइन लगाया जाएगा। दूसरा, फाइन जो है रहेगा कैनॉट बी इम्पोज या रिकवर्ड। अगर मान लो कोई ओमिशन या कोई एक्ट किया जो कि 90 डेज हो चुका है तो 90 डेज़ के बाद में उस पर उसका कोई फाइन इम्पोज नहीं किया जा सकता है। मतलब 90 डेज़ के भीतर ही उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी और कैन नॉट रिकवर्ड इन इंस्टॉलमेंट्स में उसको रिकवर नहीं किया जाएगा। इन द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन, जैसे मान लो दोस्तों कोई किया जिसका कि फ़ाइन एक निश्चित किया गया है तो ये जो फ़ाइन रहेगा वो मैक्सिमम 3% ऑफ वेज पेएबल, जो पेएबल वेज है उसका 3% से के इक्वल ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। शैल नॉट एक्सीड 3% से ज़्यादा नहीं रहेगा। एंड फाइन कैन नॉट बी इम्पोज इन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज़ अंडर द एज ऑफ 15 ईयर। अगर मान लो वहाँ पर 15 ईयर का कोई एम्प्लॉय है तो उन लोगों पर फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा उनको। एंड उसके बाद ही ये जो फ़ाइन वगैरह इम्पोज किए जाते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो फ़ाइन लगाया जाएगा वो फ़ाइन कभी भी जो एम्प्लॉयर है वो अपने किसी बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं करेगा। वो उसका जो मतलब वो फ़ाइन जो लगेंगे वो स्टाफ बेनिफिट ऑफ स्टाफ के लिए और क्रेडिटेड टू SDF में उसका फ़ाइन जो है जमा किया जाएगा, स्टाफ बेनिफिट फंड में जमा किया जाएगा। तो ये फ़ाइन के बारे में था दोस्तों। अब लिस्ट ऑफ एक्ट एंड ओमिशन, कौन कौन से एक्ट हैं या कौन कौन से ऐसे उल्लंघन हैं जो एम्प्लॉय द्वारा किए जा सकते हैं। डिसरिगार्डिंग ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर एम्प्लॉयर द्वारा या कुछ ऐसा कंडीशन रखी गई हैं तो उनको अगर आप डिसरिगार्ड करते हो, डिसओबीडियंट करते हो, उनका पालन नहीं करते हो तो उस कंडीशन में फाइन किया जाएगा। सबऑर्डिनेट एंड ब्रीच, आप कोई डिसिप्लिन का ब्रीच करते हो। उसके बाद में आपकी अटेंडेंस रेगुलर नहीं है, बार बार एब्सेंट होते हो। उसके बाद ही अगर आपका इम्प्रॉपर बिहेवियर है, मतलब आप ड्यूटी पर जाते हो तो सो जाते हो या ऑन ड्यूटी या ड्रंकन कंडीशन में जाते हो या आप किसी से झगड़ा करते हो तो उस कंडीशन में फ़ाइन लगाया जा सकता है। और अगर इनकन्वीनियंट टू द पब्लिक, अगर आप कोई पब्लिक डीलिंग से आपका जॉब है और अगर आप पब्लिक डीलिंग में कुछ इनकन्वीनियंट होते हो और पब्लिक आपकी कंप्लेंट करती है तो उस कंडीशन में फ़ाइन लगाया जा सकता है। एंड मेकिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन स्टेटमेंट, अगर आप कोई गलत या मिसलीडिंग स्टेटमेंट देते हो किसी को तो उस कंडीशन में आपको फ़ाइन लगाया जा सकता है। मेलिंगरिंग मीन्स होता है दोस्तों कि आप बीमार ना होते हुए भी एक बीमार की एक्टिंग करना, तो ये उसको बोला जाता है मेलिंगरिंग करना। फेलियर टू ऑब्जर्व को रूल्स और रेगुलेशंस को आप ऑब्जर्व नहीं करते हो, मतलब उसमें फेल रहते हो, लेकिन वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं है कि आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। मतलब जो छोटे मोटे जो रेगुलेशंस को अगर आप ब्रीच करते हो तो उस कंडीशन में आपको फाइन लगाया जाएगा। अदरवाइज कोई बड़ा एक अगर आपने कोई ऑफेंस कर दिया तो उस कंडीशन में तो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। इन कॉजिंग लॉस ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, अगर कोई रेलवे कोई प्रॉपर्टी का अगर आप लॉस कर देते हो तो उस कंडीशन में आपके फ़ाइन लगाकर उसकी रिकवरी भी की जा सकती है। तो डिडक्शन परमिसिबल, अब दोस्तों आप सैलरी मिलती है तो सैलरी में दो चीज़ें होती है, एक तो आपको जो अमाउंट मिलता है वो आपको मिलता है, दूसरा आपके जो अर्निंग अमाउंट है उसमें से कुछ पैसा डिडक्ट कर दिया जाता है जिसको बोलते हैं हम कटौती। तो जो डिडक्शन होगा दोस्तों, कौन कौन सा डिडक्शन किस कंडीशन में होता है, तो दोस्तों डिडक्शन इसमें एक कंडीशन रहेगी कि अगर कोई भी डिडक्शन करना है एम्प्लॉय की सैलरी से तो वो 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन कंडीशन में, किस कंडीशन में कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई लोन है, कुछ ऐसा चीज़ें हैं तो उसकी कंडीशन 75% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं किया जाएगा। और अन्य कोई कंडीशन में अगर आप डिडक्ट करते हैं तो 50% से ज़्यादा नहीं किया जाएगा। अगर कोई फ़ाइन लगा के इस तरफ से अगर करते हैं तो 50% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं किया जाएगा। अन्य कोई कंडीशन, अगर सोसाइटी का एडवांस वगैरह है तो वो एम्प्लॉय अपनी मर्ज़ी से लेता है, इस कंडीशन में 75% तक किया जा सकता है। तो अथॉराइज डिडक्शन, अब कौन कौन से अथॉराइज डिडक्शन माने जाएंगे।
फाइन जो लगाएगा वो ऑथोराइज्ड है। डिडक्शन एंड अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ ड्यूटी, अगर आपको एम्प्लॉय एब्सेंस रहता है ड्यूटी पर से तो उसमें जो डिडक्शन होगा वो ऑथोराइज्ड है। उसके बाद में दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास में कुछ उसके पोजीशन में उसके अकाउंट मतलब उसके कस्टडी में कोई पैसा है, कोई प्रॉपर्टी रखी है एस्टेब्लिशमेंट की, और अगर वो उसकी नेग्लिजेंसी और फॉल्ट की वजह से अगर मान लो उसका नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उस कंडीशन में जो फाइन लगाना चाहिए वो एक ऑथोराइज डिडक्शन की कंडीशन में आएगा दोस्तों। और अमेनिटीज़ एंड सर्विस को डिडक्शन में जो है उसकी कुछ अमेनिटीज़ जो दी गई हो उस एम्प्लॉय को उसको कम किया जा सकता है, जो सर्विस है उसको भी कम किया जा सकता है, तो उसको भी ऑथोराइज डिडक्शन बोला जाएगा। अगर मान लो हाउसिंग अकोमोडेशन दिया है और उसमें कोई फैसिलिटी दी गई है तो उसको कम किया जा सकता है। डिडक्शन फॉर रिकवरी, कोई अगर एडवांस या मतलब जैसे एडवांस लिया गया तो उसको मतलब उसमें डिडक्शन किया जा सकता है, या फिर अगर कोई उसने वेजेस का कोई जैसे ओवर पेमेंट हो गया उसको और उसका एडजस्टमेंट चल रहा है तो उसमें उस अमाउंट को जो एज अ फाइन एज अ डिडक्शन ऑथोराइज डिडक्शन माना जा सकता है। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में डिडक्शन, जो इनकम टैक्स का कटिंग होगा, जो इनकम टैक्स काटा जाएगा वो ऑथोराइज डिडक्शन माना जाएगा। ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर मान लो कोर्ट ने कुछ उस पर ऐसा कुछ फाइन इम्पोज किया फाइनेंशियली तो उसको डिडक्शन जो है ऑथोराइज माना जाएगा। और जो पीएफ पेमेंट ऑफ पीएफ एडवांसेस का जो डिडक्शन रहता है ऑथोराइज माना जाएगा उसको। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लोन वगैरह लिया है तो उसको ऑथोराइज माना जाएगा। और दूसरा रहेगा अगर मान लो कोई LIC का प्रीमियम देना है, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ है, पोस्ट ऑफिस या सेविंग बैंक का ऐसा कुछ भी अगर उसके पास उसने अगर कुछ लेके रखा है तो वो जो है डिडक्शन को ऑथोराइज माना जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कि इंस्पेक्टर, अब ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए एक इंस्पेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि न तो एम्प्लॉय का फेवर करे न एम्प्लॉयर का, तो उसके लिए एक इंस्पेक्टर की जो है डिप्यूट किया जाता है जो उसको उसका देख रेख करता है, उसको मॉनिटर करता है, उसका मेंटेन कराने की कोशिश करता है। तो ये जो इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है दोस्तों फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग होता है। और इसके लिए जो इंस्पेक्टर रहेगा, इंस्पेक्टर कौन हो सकता है और क्या कर सकता है, तो इंस्पेक्टर जो है एग्जामिन और इंक्वायरी करने के लिए डिप्यूट किया जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो एग्जामिनेशन करेगा, क्या फैक्ट थे, क्या फाइंडिंग थी, और फिर उसकी इंक्वायरी करेगा। एंड वो जो है रेलवे प्रेमाइस में या फैक्ट्री में या जो भी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें जो है एंट्री करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, सर्च करने के लिए मतलब फील फ्री वो एंट्री कर सकता है और इंस्पेक्ट कर सकता है अगर उसको कुछ डाउट लगता है तो। एंड सुपरवाइज द वेजेस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, उसके बाद में जो है कि अगर मान लो वो पेमेंट वगैरह का पर्सन एम्प्लॉय को किस तरह मिल रही है, क्या मिल रही है, उसको जो है सुपरवाइज करेगा। एंड रिटर्न ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनी, अगर मान लो उसको कुछ उस फैक्ट्री या रेलवे या इस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई रजिस्टर रिकॉर्ड या कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि एज अ प्रूफ उसको देखना हो या इंक्वायरी करना हो तो वो एज अ रिटर्न ऑर्डर में उसे मांग सकता है, ले सकता है। और वो अगर उस मस्टर की, रजिस्टर की या डॉक्यूमेंट्स की कोई कॉपी अगर उसे चाहिए, सीज करना है या कुछ रिलेवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, अगर उसको कोई कॉपी चाहिए तो वो ले सकता है। और वो अपना जो पावर है उसको एक जो प्रेस्क्राइब पावर दिए गए हैं उनके अनुसार वो एक्ट करके जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है। अब पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ एक्ट, अगर मान लो कोई इस एक्ट का ब्रीच करता है, उसको मानता नहीं है, तोड़ता है, तो उसके लिए क्या पेनल्टी रखी जाएगी, तो उसके बारे में दिया गया है दोस्तों इसके सेक्शन 20 में कि द पेमेंट एंड नॉन पेमेंट अनऑथराइज डिडक्शन, अगर मान लो वो डिले होता है पेमेंट पे, एम्प्लॉयर डिले करता है पेमेंट देने के लिए या पेमेंट नहीं देता है या अनऑथराइज कोई डिडक्शन करता है, तो उस कंडीशन में जो है इंस्पेक्टर इंक्वायरी करेगा और उस पर जो है फाइन, एम्प्लॉयर पे फाइन लगा सकता है जो कि 3750 रुपीज़ तक हो सकता है। इन ऑल केसेज जैसे कि नॉन डिले ऑफ नोटिस, डिस्प्ले ऑफ नोटिस, जैसे कि हर एक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी दीवारों पर एक ऐसा डिस्प्ले, एक नोटिस लगाया जाता है कि जिसमें कि कंडीशंस लिखी रहती है, किस दिन वेज मिलेगी, किस दिन क्या रूल्स है, रेगुलेशन है, क्या है, इसके बारे में लिखा रहेगा। तो अगर मान लो वो नोटिस अगर डिस्प्ले नहीं होते हैं या रजिस्टर वगैरह मेंटेन नहीं करता है कोई एम्प्लॉयर,
तो उस कंडीशन में उस पर 1500 रुपये से कम, मतलब कम से कम 1500 रुपये का फ़ाइन किया जा सकता है, और ये 1500 रुपये को बढ़ाकर 7500 रुपीज़ तक भी किया जा सकता है। अब जो नोटिस डिस्प्ले होंगे दोस्तों, अब डिस्प्ले नोटिस कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि सेक्शन 25 और 25A के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो नोटिस रिक्वायर्ड टू बी डिस्प्ले एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एक्ट, मतलब एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली बड़े चार्ट में, बड़े बोर्ड पे लिखा जाएगा, उसको डिस्प्ले करना ज़रूरी है, ताकि हर एक एम्प्लॉई को उसके बारे में पता चल सके कि वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा, अगर उसको कुछ कंप्लेन करनी है तो वो किस तरह कर सकता है, तो उसके बारे में लिखा रहेगा उस एक्ट में। नोटिस ऑफ वेजेस पीरियड, किस पीरियड से किस पीरियड का उसका वेज है, उसका नोटिस लिखा रहेगा। डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन उसको पेमेंट दी जाती है, वो लिखा रहेगा। एंड लिस्ट ऑफ एक्ट एंड ओमिशन, जो एक्ट है उसमें जो उल्लंघन है, जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, उनको जो है हिंदी इंग्लिश में या फिर रीजनल लैंग्वेज जो भी है, हिंदी इंग्लिश मराठी तेलुगु जो भी रीजनल लैंग्वेज रहेगी उसको तीनों भाषाओं में लिखा जाएगा। तो ये था दोस्तों पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो आई होप कि मैंने इसको काफ़ी अच्छे से उसको क्लियर करने की कोशिश की दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो किसी और के लिए यूज़फुल हो सकती है तो उसको शेयर करें। और साथ ही अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, और ताकि मैं नए वीडियो नए एक जोश के साथ बना सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, टेक गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।